Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, in this video, we are going to talk about post-modern empire. ये टाइम पीरियड आपका चलेगा 200 BCE से लेकर के 300 CE तक। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी पावर में आती है और इसमें तीन प्रोमिनेंट किंग रहते हैं। पहले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। हमने इनके बेटे होते हैं बिंदुसार, इनके बारे में भी पढ़ा। एंड देन वी रेड अबाउट अशोक, अशोक द ग्रेट, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद भी कुछ टाइम तक आपकी मौर्यन डायनेस्टी काम करती है, फंक्शन करती रहती है, लेकिन फिर आपके लास्ट रूलर आते हैं बृहद्रथ नाम के। देखो, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था कि अशोक के टाइम पर ही जो सिस्टम है इनके बाद एक्चुअली वीक होना शुरू हो जाता है, और उसके हमने रीजंस भी पढ़े थे। फिर क्या होता है कि ये जो रूलर्स होते हैं बाद वाले थोड़े से वीक होते हैं, और बृहद्रथ जो हैं ही इज़ द लास्ट रूलर। और ये एक सुबह उठते हैं, अपनी मिलिट्री परेड में जाते हैं। मिलिट्री परेड में होता क्या है, वहाँ पर एक कमांडर इन चीफ होते हैं पुष्यमित्र शुंगा नाम के। इनका नाम है पुष्यमित्र शुंगा। ये एक ब्राह्मण होते हैं और ये अपने ही राजा को असैसिनेट कर देते हैं, मतलब बृहद्रथ को असैसिनेट कर देते हैं, और ये खुद को राजा डिक्लेयर कर देते हैं। और इस तरीके से मौर्यास के बाद में शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है मगध के ऊपर, और ये आगे चल के राज्य करेंगे। क्लियर? इनके बाद भी आएंगे कुछ लोग, इनके बाद आएंगे कण्वा, इनके बाद आ जाएंगे फिर सतवहना। राइट, ये सिस्टम ऐसे करके चलेगा। तो अभी के लिए हम बात करते हैं किस तरीके से शुंगा लोग पावर में आते हैं। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि शुंगा लोग पावर में कैसे आए। तो आप देखते हो कि मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, रियल अथॉरिटी जो है वो वीक हो रही है सेंटर में। और इन सारी सिचुएशंस का एडवांटेज लेते हुए मॉडर्न कमांडर इन चीफ होते हैं, इनका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंगा। ये लास्ट मॉडर्न रूलर को एक मिलिट्री परेड के दौरान असैसिनेट कर देते हैं। और ये लास्ट मॉडर्न रूलर कौन होते हैं, ये हैं बृहद्रथ। इनको कब असैसिनेट किया जाएगा, 185 BCE में असैसिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर? और इस तरीके से यहाँ पर जो है शुंगा डायनेस्टी पावर में आ जाती है। ठीक, एंड ही फाउंडेड शुंगा डायनेस्टी। ये भी अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र ही रखेंगे, और एक्चुअली इनकी डायनेस्टी लगभग 112 ईयर्स तक राज्य करती है। और शुंगा जो है वो एक्चुअली ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय नहीं है। पहला आपका पॉइंट जो है स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है, तो ये ब्राह्मण है। राइट। और इन्होंने एक्चुअली लीनियस से ये जो लेजिटिमेसी है वो नहीं ली है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग इनके ही परिवार से थे, परिवार से नहीं थे। अब ये मान के चलो कि मॉडर्न जो फैमिली है वो ख़त्म हो चुकी है, दूसरी फैमिली यहाँ पर राज्य करने आई है। क्लियर? उन्हीं सारी जगहों पर, वहीं उसी कैपिटल में। नेचर क्या है शुंगा रूल का? नेचर ये है कि देखो, मौर्याज की तरह इनका जो रीज़न है, इनका जो एक्चुअली रूल करने का जो रीज़न है, यहाँ मैं रीज़न की बात कर रहा हूँ, रीजन की नहीं। राइट, यहाँ मैं रीज़न की बात कर रहा हूँ, इसकी रीजन एक्चुअली इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, मगध रहेगा ऑब्वियसली, एंड मिडिल गंगा वैली रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑल इंडिया एम्पायर नहीं रहेगा जैसे मौर्याज का हुआ करता था। और इन ये एक्चुअली ग्रेटर ऑटोनॉमी भी देते हैं प्रोविंशियल रूलर्स को। ये चीज़ देखो पहले ही होने लग गई थी। मौर्याज के टाइम पर क्या हुआ था कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं, जो इनके अधीन आते हैं, वो लोग क्या करने लगते हैं। मान लिया राजा ने यहाँ पर बोला कि एक मीटिंग है, सबको आना है, तो कुछ छोटे छोटे राजाओं ने सीरियसली नहीं लिया, बोले कि नहीं आएंगे मीटिंग में, छोड़ो। और कुछ राजा, ये जो बड़े वाले राजा हैं, ये कुछ कर भी नहीं पाए। तो इस तरीके से देख क्या होता है कि जो प्रोविंशियल रूलर्स होते हैं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब कहना नहीं मानते हैं। तो ये देखो कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कुछ रूलर्स की। और यहाँ पर क्या है, आपके शुंगा डायनेस्टी अब ये नई एक
डायनेस्टी पावर में आई है तो ये क्या करेंगे, ये देखो अगर इन्हें चीफ मिनिस्टर्स हो गए, इन सबका सपोर्ट चाहिए तो उनको भी पावर देनी पड़ेगी, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं, राइट। और यहाँ से आप देखते हो कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पहले हुआ करती थी। आप देखोगे चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है। सेंट्रल जो है उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी काम करती है, अमात्याज हैं, सब कुछ है। लेकिन अब देखते हो आप अरिस्टोक्रेटिक मोनार्की आ चुकी है, रूलर के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर नहीं है ना, और एक मोनार्की यहाँ पर आ चुकी है। आगे बढ़ें, अब हम बात कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंगा की। देखो सेंट्रल फिगर यही है तो इनके बारे में बात करते हैं, आखिर ये हैं कौन। ये एक ब्राह्मण जनरल हैं मौर्यन आर्मी के, और ये एक्चुअली शुंगा डायनेस्टी को फाउंड करते हैं आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर। कौन है? बृहद्रथ। 185 BCE से, और फिर ये 149 BCE तक राज करते हैं, लगभग मान के चलो आप 36 ईयर तक। कैपिटल इनकी भी पाटलिपुत्र ही रहेगी। ये इनका स्कल्पचर है पुष्यमित्र शुंगा का, ऐसे बनाया गया है। पॉलिटिकल रूल इनका क्या है? इनका पॉलिटिकल रोल देखो यही है कि मौर्यन रूल को इन्होंने ख़त्म किया और पोस्ट मौर्यन मोनार्की को इन्होंने शुरू किया, पुष्यमित्र शुंगा ने शुरू किया। इन्होंने कंट्रोल किया मगध वाले रीजन को और मिडिल गंगा प्लेन को भी कंट्रोल किया। इनके टाइम पर एक्चुअली यहाँ पर आपके जो इंडो ग्रीक हैं इनका भी इन्वेजन हुआ था, इनका भी इनकर्जन होता है। यमन जिन्हें बोला गया है हिंदी में हम लोग यमन बोलते हैं। जिनको यहाँ पर पतंजलि की एक बड़ी ही फेमस सी बुक है महाभाष्य नाम की, राइट। क्या नाम है इस बुक का? इस बुक का नाम है महाभाष्य। तो इस महाभाष्य नाम की बुक में पतंजलि लिखते हैं कि देखो यमन जो है साकेत तक पहुँच गए। साकेत क्या है? साकेत आपका आज का अयोध्या है, राइट। तो अयोध्या तक देखो ये लोग पहुँच गए, ऐसी बात ये लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट पुष्यमित्र शुंगा का रिलीजन और पॉलिसी क्या है? तो इनका देखो इन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया, क्योंकि आपने देखा कि मॉडर्न रूलर जो हुआ करते थे बुद्धिज्म को पैट्रनाइज ज़्यादा करते थे। हालांकि सेकुलरिज्म की बात करते थे अशोक, लेकिन बुद्धिज्म को ज़्यादा फेवर करते थे। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान थे जो ब्राह्मण थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और ये देखो पुष्यमित्र शुंगा खुद अपने आप में ब्राह्मण है, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? असैसिनेट कर देंगे और फिर बाद में यहाँ पर ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करेंगे। अब ये जब ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर यज्ञ भी करेंगे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ है, कहेंगे हर राजा को करना चाहिए, मैं भी राजा हूँ, मैं भी करूँगा। और ऐसा देखो एक आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्य वदना नाम का, इसकी बात हमने पहले भी करी है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने एक्चुअली पुष्यमित्र शुंगा ने बुद्धिस्ट प्रोसिक्यूशन भी किया था, मतलब बुद्धिस्ट काफ़ी लोगों को मारा भी था। तो ऐसा केवल यहाँ पर अलीज किया जाता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी ऐसा दिखाती है कि बुद्धिज़्म अभी भी कंटिन्यूड है। और दूसरा बात, शुंगा भले ही ब्राह्मणिज्म में बिलीव करते हैं लेकिन बुद्धिज़्म भी इनके टाइम पर सर्वाइव करता है और डेवलप भी करता है। और इवन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जैसे के लिए आपका सांची हो गया, भारहट हो गया, यहाँ पर जो भी स्तूपास बने हैं ना, इनको एक्सपैंड किया जाता है शुंगास के टाइम पर, राइट। यहाँ पर आपका शुंगा आर्ट में रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता है, नरेटिव रिलीफ्स बनाए जाते हैं। स्तूपास पर आप देखते हो जातक स्टोरीज को दिखाया गया है ना, बना दिया गया है। तो वो सारे कब बनाए गए हैं? इन्हीं के टाइम पर। मॉडर्न पॉलिश जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर डिक्लाइन है उसका, क्योंकि आप देखते हो कि मॉडर्न्स के टाइम पर पिलर जो हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए जाते थे, पॉलिश किए जाते थे, वो अभी नहीं देखने को मिलेंगे हमें। और एरा एसोसिएट किया जाता है पतंजलि के महाभाष्य से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका टॉपिक है, मतलब पॉइंट है कि पतंजलि ने जो अपना जो बुक है, ठीक है, कौन सी बुक है यहाँ पर? महाभाष्य नाम की बुक। ये कब लिखी है? ये एक्चुअली शुंगास के टाइम पर लिखी है। शुंगा कब है? आपके 185 से पुष्यमित्र शुंगा 149 तक है, और इन्हीं के टाइम पर पतंजलि महाभाष्य लिखते हैं। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने कुछ टाइम पहले पूछा था, इसलिए ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पर एक फेमस पोएट के बारे में आपने पढ़ा होगा, कालिदास नाम के। कालिदास के बारे में यार कौन नहीं जानता। ये एक्चुअली देखो इस टाइम पीरियड में तो नहीं है, कालिदास आपको 4th सेंचुरी में मिलेंगे, 4th CE में मिलेंगे। लेकिन एक स्टोरी ये है कि कालिदास की यहाँ पर एक रचना है एक्चुअली मालविकाग्निमित्रम नाम की। क्या नाम है इसका? मालविकाग्निमित्रम।
वैसे तो कालिदास की बहुत सारी हैं, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, एंड वी हैव मालविकाग्निमित्रम। तो इस मालविकाग्निमित्रम में एक्चुअली आप देख रहे हो कि दो नाम हैं। दो नाम कौन कौन से यहाँ पर आप दिख रहा होगा, मालविका, राइट, यहाँ पर मालविका, और दूसरा है अग्निमित्र। तो ये एक्चुअली यहाँ पर अग्निमित्र पता है कौन है? इनकी एक्चुअली लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है। ये आपकी मालविका हो गई और अग्निमित्र हो गए। तो ये अग्निमित्र एक्चुअली यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा जो हैं इनके बेटे हैं। इनके बेटे जो हैं अग्निमित्र, इनके बारे में ही इन्होंने लिखा है। ये आपको दिख जाएगा मालविकाग्निमित्रम, जो कि लिखा है कालिदास ने, राइट, ये लिखा है कालिदास ने। और ये एक प्रिंसेस है, इनका नाम है मालविका, राइट, क्या नाम है इनका? मालविका। काफ़ी अच्छा नाम है ना। और ये हैं अग्निमित्र। तो इनके बारे में एक्चुअली यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने लिखा है। और अग्निमित्र हैं कौन? अग्निमित्र एक्चुअली पहले वॉयसराय होते हैं विदिशा के। जब यहाँ पर इनके पिताजी का रूल है तब ये वॉयसराय हैं, है ना, विदिशा के, यहाँ पर गवर्नर टाइप में बनाए गए हैं, ईस्टर्न मालवा में जो रीजन है। फिर इनके पिताजी की जब डेथ होती है तो ये यहाँ पर राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रूलर बन जाते हैं शुंगा डायनेस्टी के। ये बेटे हैं पुष्यमित्र शुंगा के, और ये राज्य करते हैं 149 से 141 BCE तक। और वैसे तो देखो काफ़ी लिमिटेड इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं इनके बारे में, लेकिन इनको एक्चुअली कालिदास की मालविकाग्निमित्रम है, इसी से एक्चुअली जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इससे एसोसिएट किया जाता है इनको, राइट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने बात करी कि पतंजलि ने कुछ बातें लिखी हैं। तो पतंजलि ने क्या क्या लिखा है? पतंजलि यहाँ पर लिखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस चैलेंज यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी फेस करती है। कौन सा? ये फेस करती है इंडो ग्रीक से। इंडो ग्रीक जो हैं आपके ग्रीक इन्वेडर्स, जिनको यमन बोला जाता है, ये एक्चुअली एडवांस करते हैं नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। मतलब उधर से आ रहे होंगे ऑब्वियसली, पाकिस्तान वाले रास्ते से, अफगानिस्तान पाकिस्तान उधर से, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से करते करते ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर महाभाष्य में पतंजलि लिखते हैं कि यमन अटैक कर दिया है, यवनों ने, देखो साकेत पर अटैक कर दिया है। साकेत धाम, रामायण में आपने सुना होगा साकेत धाम का मेंशन मिलता है। मतलब क्या है? ये आपकी अयोध्या है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि मध्यमिका पर भी अटैक किया है। मध्यमिका आज का हमारा चित्तौड़गढ़ है। क्लियर? ऑल दो इन्वेजन्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन यमन जो है परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं मगध को। तो ये भी बात इन्होंने लिखी है। और इन सब बातों से हमें ये यहाँ पर प्रूफ मिलता है कि पतंजलि केवल एक ग्रामेरियन नहीं है। कई बार क्या होता है कि इन्होंने अपनी जो बुक है महाभाष्य, उसमें तो देखो संस्कृत ग्रामर के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, केवल ये ऐसा नहीं है, ये आपका हिस्टोरिकल सोर्स भी है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी का कल मन होगा कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाए, उसमें यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। हो सकता है यूपीएससी मेरा लेक्चर देखे तो ऐसा हो सकता है ना, हु नोज़। उसके बाद यहाँ पर मटेरियल जो है रेड सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है इनके टाइम पर। और मॉडर्न पॉलिश जो है उसका डिक्लाइन है। और इनके टाइम पर फोकस यहाँ पर नरेटिव रिलीफ पर किया जा रहा है। मतलब स्टोरीज़ को हमें दिखा दिया जाए, है ना, स्टोरीज जो हैं वो बना दी जा रही हैं। आप यहाँ पर देखोगे आपका जो ये बाद वाला काम हुआ है ना, अब एक बात ये भी समझ लो कि ये जो स्तूपाज हैं, भले ही इनका काम जो है वो स्टार्ट हुआ है मौर्याज के टाइम पर, लेकिन ये काफ़ी सिंपल था। आप देखते हो कि मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पर हमें काफ़ी सिंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मान लिया अंड बना दिया केवल, बाकी चीज़ें नहीं बनाई हैं। फिर बाद में ये लोग आए, ये यहाँ पर रेलिंग बनवा देते हैं, कहते हैं रेलिंग यहाँ पर बन जाए, वेदिका बन जाए तो कितना अच्छा लगेगा, यहाँ पर काफ़ी सुंदर लगेगा, वेदिका बना देते हैं, राइट। और दूसरा काम ये लोग कर देते हैं, यहाँ पर जो जातक रिलीफ्स हैं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर ये सारी स्टोरीज बनी हुई हैं, पता है, स्टोरीज पूरी बनी हुई हैं। तो ये जातक स्टोरीज यहाँ पर बनाई जाती हैं, राइट। भारहट स्तूपा है, यहाँ पर भी नरेटिव पैनल्स बनाए गए। सांची स्तूपा है, इसको इंदाज किया गया और स्टोन रेलिंग्स यहाँ पर बनाई गई। बोध गया को भी रिपेयर करते हैं और कुछ एडिशंस करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से और ज़्यादा सवाल उठते हैं हिस्टोरियंस के बीच में कि सच में इन्होंने बुद्धिज़्म को परसिक्यूट किया था या नहीं किया था। वी डोंट रियली नो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक पिलर है, काफ़ी फेमस है, दैट इज़ हीलियोडोरस पिलर। ये आपका बेस नगर में बना हुआ है। सो हीलियोडोरस जो है ये एक्चुअली ग्रीक एम्बेसडर है, एक ग्रीक एम्बेसडर है। और ये क्या करता है, ये एक्चुअली वैष्णविज्म को काफ़ी मतलब यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, पहली बात तो।
और ये यहाँ पर एक पिलर बनवाता है बेस नगर में, जो कि डेडिकेटेड है टू वासुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण को डेडिकेटेड है। और इससे एक्चुअली पॉपुलैरिटी दिखती है भागवत कल्ट की। और ये भी पता चलता है कि रिलीजियस टॉलरेंस कितनी है ना। और कल्चरल इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है हमें ग्रीक्स और इंडियंस के बीच। अब ये वहाँ से आके बेस नगर एमपी में आके ये बना रहा है हीलियोडोरस पिलर। तो आपको बस ये याद रखना है कि हीलियोडोरस पिलर आपका कहाँ है, बेस नगर में है, राइट। और दूसरा ये किसको डेडिकेटेड है, ये वासुदेव या कृष्ण को डेडिकेटेड है। क्यों। नेक्स्ट यहाँ पर अब सुंगा डायनेस्टी का भी डिक्लाइन होगा, जिसका एक्चुअली प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। तो सुंगा डायनेस्टी का कैसे डिक्लाइन होगा, आप देखोगे लास्ट वाले जो रूलर्स हैं, लेटर रूलर्स वर वीक। ऑब्वियसली जो यहाँ पर किसी भी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है वो राजा हमेशा ज़्यादातर पावरफुल होता है, लेकिन बहुत पावरफुल नहीं होता है। उसके एक दो पीढ़ी बाद बहुत ही पावरफुल रूलर आता है। फिर आप देखते हो कि काफ़ी वीक आने शुरू हो जाते हैं, और फिर एक इंसान बाहर से आता है, वो क्या करता है, कर्मा स्ट्राइक्स बैक वाला लेसन सिखाता है। होता क्या है, आप देखोगे जिस तरीके से पुष्यमित्र सुंगा ने लास्ट रूलर बृहद्रथ को मारा था, उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट रूलर इनकी डायनेस्टी में आएंगे देवभूति। इनको इनके ही मिनिस्टर वासुदेव कण्वा मार देंगे, ठीक है। और वो कण्व डायनेस्टी की स्थापना कर देंगे 73 BCE के आसपास, राइट। तो इस तरीके से सुंगा डायनेस्टी भी चली जाएगी। और आप देखो कण्वा डायनेस्टी में आपके रूलर्स आएंगे, वासुदेव कण्वा आएंगे, राइट। फिर यहाँ पर भूमि मित्र आएंगे, फिर नारायण आएंगे, फिर आएंगे सुसरमान, राइट। ये भी यहाँ पर लास्ट रूलर होंगे। तो ये एक्चुअली बहुत सालों तक रह नहीं पाते, ये लोग लगभग 45 ईयर्स तक रहे थे बस। तो कण्वा डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। ये अपना 73 BCE में आते हैं, ये देवभूति को मारते हैं वासुदेव कण्वा, राइट। और यहाँ पर 28 BCE तक रहते हैं। मतलब वासुदेव कर्मा ही नहीं, इसके बाद भी रूलर्स कुछ आते हैं। सो वासुदेव कर्मा जो है ओवरथ्रो कर देते हैं लास्ट सुंगा रूलर को, देवभूति को, 73 BCE में के आसपास। कैपिटल ये भी पाटलिपुत्र ही रखेंगे। ये भी एक ब्राह्मण डायनेस्टी है। कॉन्टिन्यूएशन होता है, देखने को मिलता है हमें पोस्ट मॉडर्न मगधन पॉलिटी का। एंड ये भी कंट्रोल करेंगे आपका मगध और नियर बाई रीजन्स को। और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी होती है, 45 ईयर्स तक लगभग। और इनको आप देखोगे एक डेक्कन में डायनेस्टी चल रही है, उसका नाम है सतवहना, राइट। सतवहना का एक फाउंडर होता है सिमुका। सिमुका यहाँ पर डिफीट कर देंगे, राइट, इनको। और यहाँ पर आप देखते हो कि मगधन डायनेस्टिक कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब कोई राजा ऐसा नहीं होगा जो मगध की ही कैपिटल में बैठ करके राज्य कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका लगभग लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र से कोई राज्य कर रहा है। अब मगध पर कंट्रोल कहीं बाहर का हो जाएगा, मतलब डेक्कन के राजा का। तो सतवहना डायनेस्टी की बात करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली डायनेस्टी है, ठीक है। इनके बारे में बहुत से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं और हमें पढ़ने भी चाहिए अच्छे से। देखते हैं क्या है। सो ये एक्चुअली आपकी जो डायनेस्टी है 1st सेंचुरी BCE से लेकर के 3rd सेंचुरी CE तक रहती है, काफ़ी टाइम तक राज्य करेंगे। और इनको एक्चुअली पुराण में क्या बोला गया है, जो पुराण आपके हैं ना, पुराण कितने हैं टोटल, पुराण आपके 18 पुराण हैं। इनमें मैंने बताया था कि राजाओं की जो जीनियोलॉजी है इनके बारे में भी जानने को मिलता है। गुप्त के बारे में आपको जानने को मिलेगा। सतवाहना हो गए, मौर्याज हो गए, सबके बारे में हमें जानने को मिलता है पुराणों में, राइट। सो पुराण ऐसा नहीं कि आपकी केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी है, राजाओं की भी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर हमें जानने को मिलता है आंध्र सतवाहना, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली पुराणों में मेंशन है कि सतवाहना जो है वो आंध्र हैं, ठीक है। इनको आंध्र कह के बोला गया है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंध्र किसे बोला जाता है, आंध्र सतवाहना इनको बोला जाता है, सतवाहना को, राइट। और एक और आपका स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या ये आंध्र प्रदेश में रूल करते थे इसलिए इनको आंध्र बोला गया, ना, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट कॉल्ड आंध्राज बिकॉज दे रूल्ड ओवर आंध्रा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इनका एक डायनेस्टिक नेम है जो पुराण में दिया गया है, राइट, क्लियर है। और इनके सोर्सेज क्या हैं, एक्चुअली इनके सोर्सेज ये हैं कि हमें नासिक में एक होता है इंस्क्रिप्शन, जो कि एक बड़े राजा होते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनकी मदर बनवाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है कार्ले, फिर है अमरावती, राइट। ये सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। कॉइन्स हमें काफ़ी मिलते हैं। कॉइन्स में हम देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा काफ़ी मोटिफ वगैरह बनाए गए हैं, जैसे कहीं पर
शिप बना हुआ है कॉइन्स पर, राइट। कहीं पर हॉर्स बना हुआ है, कहीं पर एलिफेंट्स बने हुए हैं। तो इस तरीके के हमें कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। पुराण में हमें जानने को मिलता है इनके बारे में। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती है प्राकृत और स्क्रिप्ट इनकी है ब्राह्मी। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कैपिटल्स की बात करें तो कोर रीजन इनका है, देखो, डेक्कन प्लेटू, राइट, कोर रीजन। और इनकी कैपिटल होती है प्रतिस्थान। प्रतिस्थान आपका पैथान भी बोलते हैं, ये पॉलिटिकल कैपिटल है। बाकी अमरावती और आपका है धरनीकोटा, ये रिलीजियस और कॉमर्शियल सेंटर्स हुआ करते हैं। एम्पायर अपने एक्सटेंड करता है पीक कहाँ से, वेस्टर्न डेक्कन से शुरू होते हैं, ईस्टर्न डेक्कन में भी जाते हैं और फिर आपने देखा कि मगध में भी आ गए, है ना, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया को भी कब्जा लेते हैं। तो इस तरीके से सतवाहना का जो एम्पायर है बहुत बड़ा दिखता था। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की। मतलब आप यहाँ से दो तीन चीज़ें सीखोगे। पहले तो यहाँ पर आपको बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि बुक्स कौन सी बुक का कौन राइटर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि कौन सा टाइम पीरियड है कि जब बुक ये वाली लिखी गई। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं जहां पर वो बस ये जानना चाहते थे किससे पहले कौन सी बुक लिखी गई है, किस टाइम पीरियड में। तो ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए। और रफ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, हिस्टोरियंस को ही रफ आइडिया है तो हमें कैसे एग्जैक्ट आइडिया हो सकता है। हिस्टोरियंस ने ही यहाँ पर लिख देते हैं बस 500 बीसीई के आसपास। 500 से 200 बीसीई मतलब 300 सालों के आसपास। होता यह है कि ये सारी सारी चीज़ों का ना कंपाइलेशन चल रहा है। कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑथर आते हैं, वो कुछ लिख के चले जाते हैं, फिर कुछ सालों बाद कोई आता है लिख देता है, राइट। और ये चीज़ें एग्जिस्ट बहुत पहले से हो रही हैं, लोग सुन रहे हैं, ये स्टोरीज़ पहले से सबको पता है। बस यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं तो ये लिख देता है, किसी का मूड होता है लिख देता है, सुबह सुबह उठा लिख दिया। फिर कुछ सालों के लिए कोई खो गया। जैसे मेरा ये चैनल है, इस पे ही मैं कभी कभी उठता हूँ तो कुछ वीडियोस बना देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो आप देखते हैं कि 500 बीसीई के आसपास यहाँ पर आता है आपका अष्टाध्यायी ऑफ पणिनि। पणिनि अपना अष्टाध्यायी लिखते हैं। अष्टाध्यायी क्या है, एक बुक है, संस्कृत ग्रामर पर लिखी गई है। फिर 500 से 200 बीसीई के आसपास मेजर आपके धर्म सूत्रास लिखे गए हैं। 500 से 100 बीसी के आसपास आप देखते हो कि आपकी जो तीनों बड़ी मेजर काउंसिल्स हैं, थर्ड वाली तो बाद में होगी, चौथी वाली तो बाद में होगी, लेकिन तीन तो हो चुकी हैं। और इन्हीं में आपके जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक, ये सारे पाली में लिख दिए गए हैं। फिर 500 से 400 सीई के आसपास आप देखते हो यहाँ पर 900 साल के बीच में बोला जा रहा है कि आपके जो रामायण है और महाभारत हैं ये लिखे गए हैं संस्कृत में। अब ऐसा क्यों, देखो आप जानते हो कि महाभारत पहले एक्चुअली इसमें केवल 10,000 श्लोक हुआ करते थे, तब इसको बोलते हैं भारत, राइट। फिर बाद में इसे बढ़ा के इसमें 1 लाख श्लोक कर दिए गए। कितने, 1 लाख श्लोक कर दिए, तब इसका नाम महाभारत रख दिया गया, है ना। तो इस तरीके से एक्चुअली ये चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई बैठा और सारा कुछ लिख दिया, सालों तक ये चीज़ें चली हैं। फिर 200 बीसीई से लेकर के 200 सीई के आसपास, फिर आप कई बार सोचते होंगे फिर हम क्यों कहते हैं रामायण को एक्चुअली वाल्मीकि ने लिखा है। देखो, सबसे पहला यहाँ पर होगा कि वाल्मीकि का जो ब्रेन चाइल्ड है इसमें लगा है, वेद व्यास ने यहाँ पर ये लिखा है आपका, राइट। लेकिन ये स्टोरीज केवल पता है लोगों को, मतलब चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, कंपाइल नहीं गई हैं, ठीक है। कंपाइल करना और मतलब उसकी रचना करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, रिकॉर्ड में अभी लिखा नहीं गया है, क्यों। सो मनुस्मृति हम देखते हैं कि 200 बीसी से 200 सीई के आसपास लिखी जाएगी और यही आपकी जो गुप्ता एज की जो पॉलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा शेप करेगी। और इसी टाइम पीरियड में आपका कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन होगा संगम लिटरेचर का, तमिल संगम लिटरेचर। इसके बारे में हम अगला अपना लेक्चर करेंगे संगम एज से, ठीक है। और संगम एज में आप यहाँ पर पढ़ोगे कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता ऋषि मुनि सारे आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उस तरीके से काफ़ी रिच संगम लिटरेचर निकल के आता है। तो इसके बारे में हम संगम एज वाले लेक्चर में करेंगे। फिर आपका 100 सीई के आसपास क्या है कि आपके चरक एक नाम के चरक एक
एक वैद्य हुआ करते हैं, ठीक है, एक टाइप के डॉक्टर हैं। और सुश्रुत ये भी आपके एक डॉक्टर हैं, ये एक्चुअली फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है इन्हें। सुश्रुत को हमें बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। इन्होंने सबसे पहली सर्जरी कंडक्ट कराई थी। इनके टाइम पर क्या होता था कि एक पनिशमेंट दी जाती थी, जिसमें लोगों के मतलब कान काट दिए या नाक काट दिया, राइट। तो कुछ ऐसे ही लोग इनके पास आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अब उन उसी इंसान के दूसरी जगह का फ्लैश निकाल करके, मांस निकाल करके मतलब वहाँ पर लगा देते हैं। और ये काफ़ी अच्छी सर्जरी होती है, राइट। और उसके बारे में ये अपनी सुश्रुत संहिता नाम की बुक लिखते हैं, उसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें मेडिसिन के बारे में जानने को मिलता है। उसी तरह से चरक की स्टोरी है। चरक भी एक वैद्य है, डॉक्टर हैं, ये भी अपनी चरक संहिता लिखते हैं, राइट। फिर आपका 200 सी ऑनवर्ड्स के आसपास कंपाइलेशन होता है पुराणास का, जो कि संस्कृत में लिखे जाते हैं। कितने हैं टोटल? टोटल आपके हैं 18 पुराण। और आपका सॉरी 300 सीई के आसपास भरत मुनि एक हैं। ऐसा कहते हैं कि भरत मुनि ने शिव जी को नृत्य करते हुए देखा, और इन्होंने बहुत सारे जो नृत्य की कलाएँ हैं, राइट, वो सारी यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर आपका नाट्य शास्त्र नाम के एक एपिक निकल के आता है, ठीक है। ये आपका ड्रामेटर्जी पर लिखा गया है संस्कृत में। फिर आपका 300 से 600 सीई के आसपास अदर धर्म शास्त्रार्थ लिखे जाते हैं संस्कृत में। और 400 से 500 सीई के आसपास आपने देखा, मैंने अभी बताया था कि कालिदास का टाइम पीरियड 4th सेंचुरी है, क्योंकि ये एक्चुअली गुप्ता एरा के आसपास थे, ठीक है। गुप्ता एरा में एक रूलर आएंगे चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। उनके एक्चुअली नवरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त, ठीक है। इनके बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके गुप्त के टाइम, उसमें चंद्रगुप्त टू आते हैं, ठीक है। इन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इनके नवरत्नाज हुआ करते थे। उन्हीं नवरत्ना में एक्चुअली आपके आर्यभट्ट भी थे, वराहमिहिर भी थे, और कालिदास भी थे। तो कालिदास यही पर सब कुछ लिखते हैं। आपका मेघदूत लिख देंगे, रघुवंश लिख देंगे, मालविकाग्निमित्रम लिख देंगे, राइट। और आपके कौन कौन से हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और आपकी जो एस्ट्रोनॉमी वाली बुक हैं, मैथमेटिक्स वाली हैं, ये जो आर्यभट्ट और वराहमिहि लिखेंगे, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और यहीं पर आपका कंपाइलेशन होता है, आपके जीन वर्क्स हो गए, अगमाज हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनमें हमें सतवहनाज के बारे में जानने को मिलता है। अब हमें भूल ही गए कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सतवहनाज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सतवहनाज के बारे में कहाँ कहाँ से जानने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि वेद के बाद ब्राह्मण लिखे गए थे। ब्राह्मणों में एक लिखा गया है ऐतत्रेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण जो है, यहाँ पर हमें सतवाहनाज के बारे में जानने को मिलता है। फिर आपके कुछ पुराण हो गए, जिनमें यहाँ पर सतवाहनाज को आंध्र बोला गया है। फिर आपका बृहद कथा है। बृहद कथा यहाँ पर गुणाध्य लिखते हैं, राइट, वहाँ हमें जानने को मिलता है। फिर आपकी एक बड़ी ही फेमस सी बुक है, सबको यहाँ पर बड़ी पसंद आएगी, कामा सूत्रा बाई वात्स्यायन, ठीक है, ये भी यहाँ पर लिखते हैं, राइट, सतवाहनास के बारे में। कुछ यहाँ पर एपिग्राफिक सोर्सेस भी हैं। एंड देन वी हैव नाने घाट इंस्क्रिप्शन। ये भी आपका किससे एसोसिएटेड है? ये आपका सतवाहना से एसोसिएटेड है। नासिक इंस्क्रिप्शन, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी हैं, इनकी माता हैं, उनका नाम है गौतमी बालाश्री आई बिलीव, ठीक है, अभी हम देखेंगे। वो यहाँ पर नासिक इंस्क्रिप्शन बनवाती हैं। देन वी हैव हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि यहाँ पर खारवेला किंग है, ये आपके कलिंग के किंग हैं। ये यहाँ पर हाथी गुम्फा बनवाते हैं। यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि हाँ, वहाँ पर एक राज्य है, क्या नाम है उसका, उसका सतवाना नाम है, सतवाना नाम का एक राज्य है। उनके बारे में कुछ बातें लिख दी, है ना, हमें पता चल गई बाद में। एक आपका इंस्क्रिप्शन है इरागुदी इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कैपिटल्स की। इसमें आप देखते हो कि पहले किंग जो हैं वो आएंगे सिमोका, राइट। सिमोका इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हो कि ये, इनको आप एज्यूम कर सकते हो, ये सिमोका है, राइट। और ये क्या करते हैं, कणवास को ओवरथ्रो कर देते हैं मगध से, और मगध को अपने इन्फ्लुएंस में ले आते हैं। सिग्निफिकेंस इनका क्या है कि ये इस्टेब्लिश करते हैं सतवाहना अथॉरिटी को डेक्कन में, और ये पैट्रॉन है बुद्धिज़्म के। तो बुद्धिज़्म देख रहे हो कि फिर से आ रहा है। मौर्याज को हटाया पुष्यमित्र शुंगा ने, और बुद्धिज़्म फिर से आ रहा है ना। फिर यहाँ पर सतकर्णी वन आते हैं, ठीक है। देखो, इनके बीच में भी कई रूलर्स हो सकते हैं, लेकिन बात यह है जिनके बारे में हमें कुछ पता होता है उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट।
तो इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? ये एक्चुअली टेरिटरी अपनी एक्सपैंड करते हैं इनटू मालवा, और ये फर्स्ट सतवाहना रूलर हैं जो मेजर वैदिक सेक्रीफाइसेस को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। आपने देखा सिमुका वॉज द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन बाद वाले जो रूलर्स हैं वो अगेन आपका ब्राह्मणिज्म जो है उससे प्रभावित हो जाएंगे, राइट? क्लियर? फिर आपके ये इंपॉर्टेंट टाइटल लेंगे। अब ये वैदिक सेक्रीफाइसेस करेंगे तो वैदिक इरा का टाइटल लेंगे। वैदिक इरा का टाइटल क्या है? राजन, है ना? और परफॉर्म करेंगे ये अश्वमेध को परफॉर्म करेंगे, राजसूय को परफॉर्म करेंगे। फिर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी एक्चुअली माता जी हैं गौतमी बालाश्री। ये यहाँ पर एक नासिक में इंस्क्रिप्शन बनवाती हैं, ठीक है? वहाँ पर अपने जो पुत्र हैं इनके बारे में लिखती हैं। ये राज्य करते हैं 106 से 130 सीई तक। अब आप देख रहे होंगे कि हम आ चुके हैं कहाँ पर? हम आ चुके हैं सीई में, मतलब क्राइस्ट का जन्म हो चुका है। शायद क्राइस्ट को क्रूसिफाई भी कर दिया गया है इससे पहले ही, है ना? और यहाँ पर जो मेजर अचीवमेंट्स हैं इनकी, इनको एक्चुअली कहा जाता है कि इन्होंने एक शक रूलर हुआ करता था नहपना। इनके बारे में भी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। शायद इसी लेक्चर में हो नहपना के बारे में, मतलब ये जो शक रूलर्स हैं इनके बारे में। तो इसलिए शक रूलर जो होते हैं जिन्हें हम वेस्टर्न क्षत्रपा भी बोलते हैं, ठीक है? तो इनको एक्चुअली यहाँ पर ये इनकी पावर जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और सतवाहना सुप्रीमसी को री इस्टेब्लिश करते हैं, और जो भी टेरिटरीज खोई हुई होती हैं पहले से उनको लेकर के आते हैं, उनको रीस्टोर करते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी यहाँ पर कुछ टाइटल्स अज्यूम करते हैं, ठीक है? कुछ टाइटल्स यहाँ पर लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला इनका टाइटल है काफ़ी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण का मतलब है द सोल ब्राह्मण, राइट? द सोल ब्राह्मण। और दूसरा ये प्राइड ब्राह्मण है, राइट? प्राउड ब्राह्मण है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर एक और टाइटल लेंगे, खटीय दपा मद निसूदना, राइट? इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, क्षत्रियों के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला गौतमी पुत्र सतकर्णी। दूसरा टाइटल लेंगे शक यवण पहलव निसूदना, मतलब यहाँ पर जो पहलव हैं, यवण हैं, शक हैं, सारी यहाँ पर फॉरेन पावर्स हैं, इनके प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाले, राइट? इनको भी डिस्ट्रॉय करने वाले एक्चुअली, राइट? फिर है यहाँ पर त्रिसमुद्र त्रिसमुद्र तोया पितवहना। त्रिसमुद्र तोया पितवहना का मतलब क्या है कि लॉर्ड ऑफ द थ्री सीज। मान लो यहाँ पर हमारा साउथ में ऐसे करके वो बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपका हो गया अरेबियन सी, है ना? ये हो गया अरेबियन सी, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया आपका इंडियन ओशियन। अब ये इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर 3 सीज हो गए ना, और ये आपका रहा डेक्कन रीजन। अब ये जब डेक्कन रीजन है तो डेक्कन रीजन में आप समझते हो कि 3 सीज जो हैं इधर उधर दिख रहे हैं, तो इनको लॉर्ड ऑफ द थ्री सीज बोला जाता है। एंड ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ वर्णा सिस्टम, क्योंकि ब्राह्मण है, राइट? तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ज़्यादा यहाँ पर रोल रहा है, मतलब वर्णा सिस्टम में। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टर कहे जाते हैं वर्णा सिस्टम के, क्यों? फिर आपका यहाँ पर इनके बाद में इनके जो बेटे हैं वो आते हैं। इनका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी। अब यहाँ पर एक बात आप सोच रहे होगे, इनका नाम है क्या? गौतमी पुत्र, राइट? इनकी माता के नाम पर, और इनका नाम है वशिष्ठी पुत्र। तो इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं आपका मैट्रोनिमिक नेमिंग ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, मतलब अपनी माता के नाम पर। जैसे आप महाभारत में देखते हो कुंती पुत्र हैं, गांधारी पुत्र हैं, यशोदानंदन हैं, राम जी, ठीक है? तो इस तरीके से वो तो रामायण का पार्ट है वैसे, राइट? और इनकी यहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? इनकी अचीवमेंट्स ये हैं कि ये कंसोलिडेट करते हैं एम्पायर को और मेंटेन करते हैं पीस को थ्रू शक, ठीक है? शक लोगों से इनकी लड़ाई थी क्योंकि इनके पिताजी शक लोगों को डिस्ट्रॉय करते थे, उनका टाइटल भी लेते थे। तो ये लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं शक लोगों के साथ और यहाँ पर पीस को मेंटेन करते हैं। और इनके बारे में हमें जानने को मिलता है शिप मोटिव से, ठीक है? कॉइन्स पे क्या बना हुआ है? कॉइन्स पे यहाँ पर शिप बना हुआ है, ठीक है? कॉइन्स ऐसे हैं, वहाँ पर कोई शिप बनी हुई है, ठीक है? बड़ी ही शानदार सी यहाँ पर समुद्र दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग ओवरसीज ट्रेड भी क्या करते थे, क्लियर? फिर है यहाँ पर यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी कौन है? ये एक्चुअली लास्ट पावरफुल सतवाहना रूलर हैं।
ये कंट्रोल करते हैं आपका ईस्टर्न डेक्कन को, कोस्टल आंध्रा को, और टाइटल्स ये एज्यूम करते हैं महाराज का, राइट। एंड इशू करते हैं कॉइन्स जिन पे बनाए हुए हैं सिप, हॉर्सेस और एलिफेंट्स। क्लियर। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं इन लोगों के टाइम पर। तो देखते हैं हमारा किंग की एक पोस्ट होती है। किंग क्या होता है? किंग आपका सुप्रीम अथॉरिटी है, और किंग को कंसिडर किया जाता है कि ही इज़ द प्रोटेक्टर एंड अपहोल्डर ऑफ धर्मा, है ना। फिर यहाँ पर गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस को यहाँ पर गाइड किया जाता है थ्रू धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्रास बन चुके हैं। धर्मशास्त्रास में लिखा हुआ है कि राजा की ये ड्यूटी होती है, प्रजा की ये ड्यूटी होती है, इस तरीके से काम करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर आपका अगला पॉइंट जो है, ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो आता है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैसी थी। पहले आपका आता है आहार। आहार क्या कहते हैं? आहार है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और इनको यहाँ पर हेड करते हैं आपके अमात्याज या फिर महामत्राज। ये हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। देन वी हैव गौलमिका। गौलमिका कौन है? ये आपके रूरल और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो परमानेंट मिलिट्री कैंप्स हुआ करते हैं इनके पास। यूनिट्स जो हैं उनको कटकाज बोलते हैं या फिर स्कंदवराज, राइट। ये आपकी मिलिट्री यूनिट्स हो गई, है ना। लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं ब्राह्मण्स को, ऑफिशियल्स को, और आपका जो यहाँ पर फ्यूडल टेंडेंसीज भी शुरू हो जाती हैं। फ्यूडल टेंडेंसीज मतलब यहाँ पर जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना, उनकी यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है। ये देखो आपके होते हैं जैसे छोटा छोटा, यहाँ पर बहुत बड़ा एक राज्य है, बहुत बड़ा एक राज्य है, वहाँ पर एक छोटी सी यूनिट है, यहाँ पर एक पावरफुल इंसान है जमींदार टाइप में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर थोड़ी सी पावर मिली हुई है, और ये क्या करता है, यहाँ की ज़मीन वगैरह पर अपना पूरा है सिस्टम, अपना कंट्रोल रखता है, और यहाँ से टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करता है, और अपने पास एक छोटी मोटी आर्मी भी रखता है, राइट। लेकिन इसकी वफादारी किसके प्रति है? इसकी वफादारी है बीच में यहाँ पर जो राजा बैठे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मेन जो राजा बैठे हैं कैपिटल में, उनके प्रति वफादारी है, ठीक है, सत्यनिष्ठा है, श्रद्धा है। और बीच बीच में ये जाके मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर भेंट करते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर एक इंसान नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बीच बीच में जा कर के इनको यहाँ पर गिफ्ट वगैरह देते हैं, सब कुछ करते हैं, और इनको अगर लड़ाई पर कहीं जाना है तो ये लोग अपनी आर्मी से सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये एक सिस्टम होता है फ्यूडल लॉर्ड्स का। इन ये भी खुश रहते हैं, देखो इनको पता है कि इनके पास बहुत पावर तो नहीं है, और बाकी सारे जो हैं वो भी इनसे खुश रहते हैं, राइट। तो ये एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी है प्राकृत, एंड मोस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपके प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। हाला नाम के एक आपके यहाँ पर सतवाहना रूलर हैं जो कि ऑथर करते हैं कथा सप्तसदी को, राइट। यहाँ पर आपकी एक गाथा, ठीक है, गाथा वैसे पढ़ेंगे, ठीक है, गाथा सप्तसती, ठीक है, इस नाम की यहाँ पर एक बुक है, जिसको यहाँ पर कौन लिखेगा? जिसको हाला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कलेक्शन है आपका प्राकृत पोएम्स का ऑन सोशल लाइफ एंड लव में, मतलब वाह क्या ब्यूटीफुल रूलर है ना। ये यहाँ पर सोशल लाइफ और लव के ऊपर पोएम्स लिखा करते हैं प्राकृत में। फिर ट्रेड नेटवर्क्स की बात करें तो आप देखते हो कि हाईली डेवलप्ड आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है। मेजर पोर्ट्स जैसे के लिए सुपारा हो गया, बड़ौच हो गया आपका गुजरात में जो है, एंड कनेक्टेड इंडिया विद रोमन वर्ल्ड जो हो गया, रोमन लोगों से यहाँ पर व्यापार होता था, हाँ जी, उनके साथ होता था। ऐसा नहीं कि आपका 1498 में जब वास्को डिगामा आया था तभी यहाँ पर हमारा कनेक्शन बना था यूरोपियंस के साथ। वास्को डिगामा एक्चुअली हमारा एक एक वो खोजने आया था कि एक यहाँ पर नेवल रूट मिल जाए, ठीक है, वो चीज़ खोजने आया था। हालांकि आना जाना पहले से था, लेकिन वो लैंड के थ्रू नहीं, अब पानी के थ्रू एक्चुअली सोचना चाहते थे इस तरीके से। तो ये बचपन में जब आप पढ़ते थे ना, भारत की खोज किसने की थी, इसका मतलब भारत पहले था ही नहीं, नहीं, भारत पहले था, और भारत को वो लोग जानते भी थे। बस यहाँ पर उस समुद्री रास्ते की खोज करने वास्को डिगामा आया था 1498 में, ठीक। फिर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड नेटवर्क इस्टेब्लिश किए जाते हैं, एंड मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहाँ उनके साथ भी, वहाँ से खूब हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो वाइन वगैरह मंगाया करते थे, है ना, और उनको गोल्ड वगैरह भेज देते थे। और मेटल्स जो हैं आप देखते हो, यहाँ पर कॉइन्स की बात कर लेते हैं, कॉइन्स। तो कॉइन्स में जो मेटल्स हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी एक अलग सी चीज़ जानने को मिलती है कि लेड यहाँ पर यूज़ हो रहा है कॉइन्स में, है ना। ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव चीज़ है, बाकी जगह नहीं देखने को मिलता। कॉपर के कॉइन्स हाँ काफ़ी जगह मिल जाते हैं,
सिल्वर के कॉइन्स हैं, और एक पोटिन्स होता है, उसके कॉइन हमें देखने को मिलते हैं। कॉइन्स जो हैं यहाँ पर, कॉइन्स को एक्चुअली यहाँ पर कर शपनाज का बोला जाता है, ठीक है। कॉइन्स को यहाँ पर कर शपनाज बोला जाता है, और इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं जो कॉइन्स पर बने हुए हैं, प्राकृत में लिखे हुए हैं, राइट, प्राकृत में। और यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, किसी पर शिप बनी हुई है, किसी पर एनिमल बना हुआ है, किसी पर उज्जैन के कुछ सिंबल बने हुए हैं, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके बैक्ट्रियन ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स की। यहाँ पर कुछ हमें फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो इनकी बात करेंगे। अभी तक आपने मेंशन बीच बीच में देखा कि ग्रीक्स का मेंशन हुआ, राइट, शक का मेंशन हुआ। अब ये लोग हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, और बहुत पीछे से पढ़ेंगे, राइट। आप देखते हो कि अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया पर 326 BCE में। इंडिया पर तो इन्वेजन नहीं, वैसे इसका युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडाप्सिस, इसके बारे में हमने पढ़ा, पोरस के साथ। और उसके बाद ये वापस चला गया था। जाते हुए 323 BCE में इसकी डेथ हो गई थी रास्ते में ही। और जाने से पहले एक्चुअली इसने क्या किया था, अपने एम्पायर को पार्ट्स में डिवाइड किया था। और अपने ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी बड़ा एक एरिया आता था, उसमें ही अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी आता था। वहाँ का गवर्नर बनाया था सेलुकस वन निकेटर को, राइट। और फिर इसकी तो डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तब क्या होता है, तब यहाँ पर आपका सेलुकस वन निकेटर ने खुद को राजा घोषित कर दिया था, वो आपको पता है ना। फिर बाद में सेलुकस की यहाँ पर लड़ाई हुई थी, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई हुई थी 305 BCE में, जिसमें सेलुकस हार गया था, और सेलुकस ने फिर एक ट्रीटी भी साइन करी थी, राइट। फिर यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है आपका सेलुकाइड एम्पायर का, वो इंडिपेंडेंट बन गया था एज बैक्ट्रिया। मतलब यहाँ पर इधर का जो पार्ट है, काफ़ी जो ज़्यादा जो यहाँ पर पार्ट है, वो तो सीड कर दिया था उसने, सीड कर दिया था, मतलब इनके हाथ में आ गया था, चंद्रगुप्त के हाथ में, राइट। और फिर यहाँ पर आप देखते हो कि काफ़ी जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, कई सालों बाद, बहुत से सालों बाद, वो एक बैक्ट्रिया नाम का एक एम्पायर बन जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, इस बैक्ट्रिया वाले रीजन में कुछ इन्फ्लुएंस होगा ग्रीक का ऑब्वियसली, और कुछ इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो इंडो ग्रीक इन्हें कहा जाता है, और इसको हम इंडो ग्रीक किंगडम कहते हैं। यहाँ पर एक राजा आता है डायोटस वन नाम का, ठीक है, ये आपका गवर्नर होता है बैक्ट्रिया का। ये डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंस 250 BCE के आसपास। देख रहे हो, जब यहाँ पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल चल रही है, उसी टाइम पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पर डायोटस वन जो है, जो गवर्नर है यहाँ पर बैक्ट्रिया का, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे रहा है। ये कह दे रहा है कि यार, हम यहाँ पर किसी भी राजा की नहीं मान रहे, हम अपना एक पावरफुल किंगडम बनाएंगे। तो बैक्ट्रिया यहाँ पर पावरफुल ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम बन जाता है, राइट। और अराउंड 200 BCE में क्या होता है, यही जो इंडो ग्रीक्स है ना, ये इंडिया को इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू कुछ एक बाउंड्री टाइप बनी हुई थी, उसको क्रॉस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखते हो कि कुछ इंडो ग्रीक रूलर्स का यहाँ पर उदय होता है, जन्म होता है। तो इसमें एक राजा आता है दिमेत्रियस नाम का, दिमेत्रियस वन, जो कि 200 BCE के आसपास आएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट मेजर बैक्ट्रियन किंग है। इससे पहले भी छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये आपका पहला मेजर बैक्ट्रियन किंग है जो कि इंडिया को इन्वेड करेगा। ये पंजाब और गांधार के पार्ट्स को कैप्चर कर लेगा, राइट। और ये इंडो ग्रीक रूल जो है इंडिया में इस्टेब्लिश कर देगा। देखो, बाहर था, इंडो ग्रीक रूल उसे भी बोलते थे, क्योंकि वहाँ भी इंडिया का इन्फ्लुएंस था। ये आपका इंडिया में आ गया, राइट। ये है आपका दिमेत्रियस वन। इसके बाद एक राजा आएगा मिनेंडर। इसके बारे में यार बहुत बहुत लोगों ने सुन रखा है, राइट। मिनेंडर वन, जिसे हम मिलिंद भी बोलते हैं, मिलिंद, ये आपके 165 में आएंगे, 145 BCE तक रहेंगे, है ना। ऐसे करके राज्य करेंगे, एंड ही इज़ द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया, राइट। ये क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसके रीजंस देखोगे। ये एक्चुअली पहली बात तो पंजाब, गांधार और जो यूपी के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर रूल करेंगे। और इन्होंने एक्चुअली एक बड़ा काम ये किया था, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। बात ये होती है, यहाँ पर ये बैठे हैं मिनेंडर, राइट। और यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं, इनका नाम है नागसेन। क्या नाम है इनका, इनका नाम है नागसेन, क्लियर, नागसेन इनका नाम है।
इनके साथ में डायलॉग होता है, राइट। एक डायलॉग होता है, बैठते हैं और ये इनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं और ये कन्वर्ट कर जाते हैं। और यहीं पर आपकी इसी चर्चा के बारे में लिखा गया है, मिलिंद पन्हा नाम की एक बुक है। ये आपकी क्या है, ये एक बुक है जिसमें इस बारे में मेंशन किया गया है। एंड ही इज़ डेफिनेटली नोन फॉर इन रिलीजियस टॉलरेंस एंड कल्चरल एसिमिलेशन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और हम बैक्ट्रियन रूलर्स की बात करें तो हमें मिलते हैं अपोलोडोटस, एंटियालसिडास, स्ट्रैटो वन एंड हीलियोडोरस। हीलियोडोरस का हमें हीलियोडोरस पिलर जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि बेस नगर एमपी में बना हुआ है, राइट। एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे और ये बाद में वैष्णवाइट डिवोटी बन गए थे। तो यहाँ पर ये रूलर्स नहीं है, एक्चुअली ये रूलर नहीं है, ये एक ग्रीक एम्बेसडर है। क्लियर, चलो फिर और कुछ बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ यहाँ पर, जो भी आपका इंडो ग्रीक इन्वेजन्स हुए इनका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ऑब्वियसली देखो, इन्वेजन है, इनके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, कुछ यहाँ पर निगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है हेलेनिस्टिक आर्ट। ये हेलेनिस्टिक आर्ट हमें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप देखोगे बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो अलग तरीके की बनी हुई हैं। आर्किटेक्चर हो गया, कॉइनेज हो गया, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन फ्यूज़न होता है आपका इंडियन और ग्रीक कल्चर का, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, जहाँ पर ये गांधारा स्टाइल निकल के आती है। फिर इट प्रमोटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। एडवांस्ड क्वाइनेज जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, यूज़ ऑफ बाइलिंगुअल, जैसे ग्रीक और खरोष्ठी। ये खरोष्ठी इंडिया से निकली, ग्रीक उधर से आई, और दोनों के यहाँ पर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं विद इमेजेस ऑफ किंग्स एंड डेटीज़। उसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ इंडिया में भी किंग्स यहाँ पर जो भी होंगे वो इस तरीके के सिक्के बनाना शुरू कर देंगे जहाँ पर डेटीज़ बने होंगे, देवी देवता बने होंगे। यह गुप्ता पीरियड में आप काफ़ी ज़्यादा देखोगे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, देखो इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिटी है इसको कहीं ना कहीं वीक कर दिया इस इन्वेजन ने, और क्रिएटेड पावर वैक्यूम्स एंड राइवलरीज। एंड इंडो ग्रीक रूल ऑफन फ्रैगमेंटेड एंड फेस्ड कॉन्टीन्यूअस रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का और मैनहुड का लॉस होता है। क्लियर, नेक्स्ट आपका रिलीजियस और कल्चरल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, ये देखो पैटर्नाइज करते हैं बुद्धिज़्म को, हिंदुज़्म को और लोकल कल्ट्स को। यहाँ पर कोई भी फोर्स्ड कन्वर्जन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। प्रमोट किया जाता है रिलीजियस हार्मनी को। ग्रीक रूलर्स इंडियन टाइटल्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे के लिए धर्मिका राजा। और एग्जाम्पल, बहुत ही फाइन एग्जाम्पल हमारा मिनेंडर का बुद्धिस्ट कन्वर्जन है, राइट। जो कि ये किसके साथ ये नेगोशिएट करके करते हैं, मतलब एक कन्वर्सेशन होती है नागसेन के साथ। मिलिंद पन्हा मतलब मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के क्वेश्चंस, ऐसे करके एक बुक फेमस है। और हीलियोडोरस का ये हीलियोडोरस पिलर जो कि वैष्णविज्म को दिखाता है। चलो यहाँ पर हम देखते हैं अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ भाई। सबका यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, तो इनका डिक्लाइन क्यों होता है, इनका डिक्लाइन होता है इंटरनल राइवलरीज की वजह से, और यहाँ पर वीक सक्सेसर्स हैं वो आ जाते हैं। फिर हमें कुछ इन्वेजन देखने को मिलते हैं स्काइथियंस के, स्काइथियंस जिनको हिंदी में बोला गया शकाज। नेक्स्ट आपका पार्थियंस जिनको पहलव बोला जाता है, राइट, इनको ही पहलव बोला जाता है। तो ये आपके पहलव हो गए। और एक हमारे इंडिया में हुए हैं पल्लव, तो पल्लव को पहलव से कंफ्यूज मत करना, ये दो ये जो है एक्चुअली ये अलग हैं और ये अलग हैं, राइट। फिर हमें कुषाण देखने को मिलेंगे। कुषाण में ही एक फेमस राजा आएंगे कनिष्क नाम के, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को होल्ड करेंगे, राइट। फिर हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में इंडो ग्रीक पावर है इंडिया में वो कोलैप्स कर जाती है, और इसको रिप्लेस कर देते हैं शकाज, इंडो स्काइथियंस इन मोस्ट रीजन्स। अब ये शकाज कौन है, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये शक या फिर स्काइथियन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये कौन है शक। ये भी आपका ओरिजिनली एक सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब होती है, पार्ट ऑफ द लार्जर स्काइथियन ग्रुप, एक बहुत बड़ा स्काइथियन ग्रुप है, राइट। अब वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कुछ इधर उधर भाग जाते हैं, सेंट्रल एशिया में रह रहे हैं, ये इनको मार दिया, इन्होंने इनको मार दिया, तो ये यहाँ से भाग गए, ये भागे तो इंडिया की तरफ आ गए, कोई उधर भाग गया, राइट। तो ये सारा काम करते रहते थे। तो यहाँ पर एक दूसरी टाइप होती है यूजी ट्राइब।
सो यूजी के इन्वेजन ये लोग फेस करते हैं। यहाँ पर मान लिया यूजी हैं, ठीक है, अब इन्होंने इन्वेड किया इनके ऊपर, तो ये लोग भागे। ये लोग जब भागते हैं तो ये वेस्टवर्ड भागते हैं, यहाँ से वेस्टवर्ड भागेंगे, राइट। फिर हम देखते हैं ये धीरे धीरे करके आपका 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास बैक्ट्रिया में एंटर होते हैं। बैक्ट्रिया, ये आज का अफगानिस्तान जो है, इसे ही बैक्ट्रिया बोला जाता था। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ ये रुख करेंगे और इन्हें ही इंडो स्काइथियंस बोला गया इंडियन हिस्ट्री में। इस तरीके के कुछ ये दिखते थे पहले इनिशियली, फिर बाद में ऑब्वियसली इंडिया में आके काफ़ी चेंज हो जाते थे जो भी रूलर्स होते थे। फिर इनकी एंट्री होती है इंडिया में। सो ये इन्वेड करते हैं इंडिया को एंड डिफीटिंग द इंडो ग्रीक्स। ये दोनों फॉरेन पावर्स हैं जो कि लड़ रही हैं। स्पेशली हम देखते हैं जो दिमेत्रियस आया था, इसने काफ़ी इन्वेजन फेस किए सकाज के, और जो मिनेंडर हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन फेस करते हैं। सो फर्स्ट शक इन्वेजन होता है 2nd सेंचुरी बीसीई में, मतलब काफ़ी टाइम पहले हो गया था। एंड एंटर्ड थ्रू, अब 2nd सेंचुरी बीसीई आप देखते हो कि इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम तक तो 185 तक तो हमारा मॉडर्न एम्पायर ही था। उसके बाद हमने पता नहीं कितने पढ़ लिए, है ना। तो आप देख सकते हो फर्स्ट शक इन्वेजन बहुत पहले हो चुका है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पासेस जो है हमारे खैबर पख्तूनख्वा, बोलन वैली, यहाँ से ये पंजाब और सिंध में इंटर करते हैं। उसके बाद शक या स्काइथियन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये देखते हैं क्या है। सो प्रोमिनेंट शका रूलर्स एंड अचीवमेंट्स, देखते हैं इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो पहला यहाँ पर हमें म्योस देखने को मिलता है, जिसका नाम हमें मोगा भी देखने को मिलता है, राइट। ही इज़ द फर्स्ट शक रूलर इन इंडिया। ये रूल करता है अराउंड 85 BCE से। ही कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ गांधार एंड मथुरा, मथुरा तक आ गया था मतलब। और ये इंडियन टाइटल्स को अडॉप्ट करता है, राजा तिराज एंड महाराजा। और ये कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से, एक्चुअली इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि हाँ इस नाम का भी एक राजा हुआ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नहपना आता है। नहपना आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था गौतमी पुत्र सतकर्णी का, राइट। तो उनसे रिलेशन है इसका। सो ये आपका 1st से 2nd सेंचुरी CE के आसपास आएगा। ही रूल्ड वेस्टर्न इंडिया, जो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन हो गया, और मालवा, इन सब रीजन्स पे ये रूल करता है नहपना, राइट। एंड ही फॉस्ट अगेंस्ट सतवहना रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी, और ये हारता है इनसे, राइट। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं वो हरा देते हैं। और नहपना ने क्या किया, इशूड न्यूमरस सिल्वर कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस, जहाँ पर खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों एक साथ हमें देखने को मिलती हैं। और ये एक्टिव था ट्रेड और पोर्ट डेवलपमेंट में, जहाँ पर जैसे सुपारा हो गया, इसी ने बनवाया था। फिर आता है चास्ताना। चास्ताना नाम का रूलर आता है 2nd सेंचुरी CE में। ये रूल करता है उज्जैन से एंड ही इस्टेब्लिश्ड द वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी, राइट। एक ही जो कि ब्रांच होती है शकाज की। ये जो वेस्टर्न क्षत्रपा का भी मेंशन आपने देखा था ना, ये एक्चुअली शक ही है, जो कि एक टाइप की ब्रांच है वेस्टर्न क्षत्रपा, राइट। चलो, फिर जो शक रूलर्स हैं इनमें एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स की बात करें तो वो हैं रुद्रदमन। अब रुद्रदमन कंप्लीटली इंडियन नाम लगता है, ठीक है, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये शक है, ठीक है। ही इज़ द शक रूलर और स्काइथियन रूलर। ये 130 CE के आसपास आते हैं। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल शक रूलर। ही इज़ फेमस फॉर व्हाट, ही इज़ फेमस फॉर UPSC, मतलब UPSC नहीं, UPSC एक्चुअली इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। वो क्या है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन है। यहाँ पर ये बात करते हैं कि जिस सुदर्शन लेक को मौर्याज ने बनवाया था, उसको देखो मैंने रिपेयर करवाया है। तो ये रिपेयरिंग का काम करवाते हैं इस लेक का रुद्रदमन वन, और ये यहाँ के जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर अपना नाम लिखवाते हैं। एंड ही डिफीटेड सतवाहनाज मल्टीपल टाइम्स बट स्पेयर्ड द लाइफ ऑफ द डिफीटेड किंग। यहाँ पर जो भी राजा को ये हराते थे उसको जान से नहीं मारते थे, उसको छोड़ देते थे, जीवित छोड़ देते थे, इसलिए ये काफ़ी फेमस थे रुद्रदमन वन, राइट। एंड ही प्रोमोटेड संस्कृत, आर्ट, इरिगेशन एंड आर्किटेक्चर, राइट। इन सब चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। उसके बाद शक लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर की बात करें, देखो इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को अडॉप्ट किया, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। इन्होंने टाइटल्स यहाँ पर लिए, जैसे छत्रप, छत्रप का मतलब होता है गवर्नर, ठीक है। और यहाँ पर ये बाइलिंगुअल कॉइन्स को भी इशू करते हैं, जैसे के लिए ग्रीक हो गया, ब्राह्मी,
और खरोष्ठी। प्रमोट करते हैं संस्कृत लैंग्वेज को और हिंदुइज्म को, स्पेशली यहाँ पर रुद्र दमन जो हैं वो हिंदुइज्म को खूब प्रमोट करेंगे, राइट। और ये इंट्रोड्यूस करेंगे फ्यूडेटरी सिस्टम को, ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया, जो कि बाद में हम देखेंगे गुप्ता पॉलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। गुप्त के टाइम पर, गुप्ता लोग जो हैं उनके टाइम पर हम देखते हैं कि आपके फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत सारे हुआ करते थे, बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। फिर इनके रिलीजन की बात करें तो देखो, इनिशियली ये लोग ज़ोरो एस्ट्रियन बिलीफ को फॉलो करते थे। ज़ोरो एस्ट्रियन क्या होता है, आज के जो पारसी लोग हैं ना, वो वाला जो रिलीजन होता है ये फॉलो करते थे, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल एशियन कल्ट होते थे, उस तरीके से थोड़ा सा फॉलो करते थे। अब ट्राइबल कल्चर देखो अलग ही होता है कम्प्लीटली, है ना। फिर ये अडॉप्ट करते हैं बाद में हिंदुइज्म को और बुद्धिज़्म को, ये अडॉप्ट कर लेते हैं। आपने यहाँ पर मिलिंद की भी बात करी, राइट, यहाँ पर मिलिंद की बात करी, और हमने देखा रुद्र दमन की भी बात होती है। और ये इंडियन आर्ट और लर्निंग को पैटर्नाइज करते हैं, कभी भी ये फोर्सफुली कोई भी रिलीजन इम्पोज नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद इनके कॉन्फ्लिक्ट और डिक्लाइन हम देखते हैं। रुद्र दमन की लड़ाई बहुत पुरानी है, किससे, सतवाहना से, राइट। सतवाहनास जो डेक्कन के हैं, और यहाँ पर कुषाण जो हो गए, कुषाण अब बाहर से आना शुरू हो जाएंगे, इनसे भी इनकी लड़ाई होगी। और इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा 3rd सेंचुरी CE के आसपास, जब यहाँ पर सतवाहनास इनको फिर से हराना शुरू कर देंगे, राइट। और यही जो यहाँ पर इन्होंने जो फ्यूडल पॉलिटी शुरू करी है ना, इन्होंने ये जो फ्यूडल पॉलिटी शुरू करी है, इन्हीं में से निकलेंगे कुछ गुप्ता एम्पायर, राइट। ये गुप्ता एम्पायर निकलेगा और ये कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लेगा कंप्लीट नॉर्थ इंडिया को। इसी तरह इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड इन्वेजन यहाँ पर अदर जो सेंट्रल एशियन ग्रुप्स हैं, लाइक जैसे हूण हैं। अब ये हूण लोग जो हैं, ये बड़ी ही इनकी इनकी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो हूण है ना, ये कभी भी रूल करना नहीं चाहते, ये बस लूट मार करते हैं, राइट। और उसके बाद खूब 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 खून खराबा करते हैं। इस तरीके की ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है ये। तो इनका बड़ा डर रहा है। इनका 2nd सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता है, फिर इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो गुप्ता एम्पायर है वो भी बहुत फ्लरिश नहीं कर पाता है, राइट। वो भी एक टाइम पर आके चला जाता है। हम्म। फिर यहाँ पर हम इम्पैक्ट और लेगेसी की बात करें, सो इट ओपेंड इंडिया टू सेंट्रल एशियन कल्चर एंड ट्रेड, राइट, इनकी वजह से। और नया कॉइनेज स्टाइल शुरू हुआ, वेट्स स्टार्ट हुए। इन्होंने संस्कृत इंस्क्रिप्शंस को, ट्रेडिशन को प्रमोट किया। इससे पहले देखो प्राकृत में लिखे जाते थे, है ना, जो इंस्क्रिप्शन संस्कृत में बहुत कम लिखे जाते थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ शुरू करी। और इन्होंने एक कल्चरल ब्रिज इस्टेब्लिश किया वेस्ट और इंडिया के बीच में। और दे पेव्ड वे फॉर फ्यूचर फॉरेन डायनेस्टीज, जैसे के लिए कुषाण हैं और हूण हैं। हूण बाद में यहाँ पर रूल करेंगे, इनिशियली ये लोग बिल्कुल नोमैडिक थे, बस लूट मार करते थे। अब हम पार्थियन की बात कर लेते हैं। पार्थियन इन्वेजन्स, देखो बहुत सारे इन्वेजन हुए हैं इंडिया में, है ना। तो पार्थियन इन्वेजन की बात कर लेते हैं, 1st सेंचुरी के आसपास होता है। अब ये कौन है, इनको देखो पहलव बोला जाता है इंडियन टेक्स्ट में, सबका नाम हम बदल देते हैं। हम यहाँ पर जो आपके स्काइथियंस हैं उनको शक कहते हैं, है ना। जो ग्रीक्स हैं उनको यमन कहते हैं। उसी तरह इनको हम पहलव कहते हैं। ये आपका जो ईरान, जो पर्शिया है, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और ये आपके पार्थियन एम्पायर वहाँ पर हुआ करता था, उसी का पार्ट है। दे एंटर्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडो ग्रीक एंड इंडो स्काइथियन। शक पावर जो होती हैं उनके डिक्लाइन के बाद ये इंडिया में एंटर करते हैं। इनका रीज़न क्या है इन्वेजन का। इनका इन्वेजन का रीज़न ये है कि यहाँ पर पावर वैक्यूम शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, आफ्टर इंडो ग्रीक एंड शक डिक्लाइन। एक्सपेंसन होता है पार्थियन इन्फ्लुएंस का ईस्टवर्ड फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान, क्लियर। एंड इनके अंदर देखो डिज़ायर होती है टू कंट्रोल सिल्क ट्रेड, रूट ट्रेड एंड वेल्दी रीजन्स ऑफ द इंडस बेसिन। फिर यहाँ पर इनके प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो आपका पहला आता है गोंडोफेनस। अब गोंडोफेंस जो होता है, ये मोस्ट फेमस पार्थियन किंग है इंडिया की हिस्ट्री में। ही रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब एंड सिंध। और इसकी कैपिटल यहाँ पर ये तक्षशिला जो है, आपका तक्षशिला जिसे बोलते हैं, राइट, इसे बनाता है, राइट। ये तक्षशिला मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी जो प्राकृत लैंग्वेज होती है उसमें ऐसा बोलते हैं, मैंने गलती से नहीं बोला, राइट। सो हिज नेम अपीयर्स ऑन coins एंड इन inscriptions, जैसे के लिए आपका तख्त बही है, ठीक है।
यहाँ पर हमें देखने को इसका नाम मिलता है। और सेंट थॉमस द अपोस्टल एक होते हैं, ही बिलीव्ड एज पर द क्रिश्चियन ट्रेडिशन टू हैव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक सेंट थॉमस हुए द अपोस्टल, राइट, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। इंडिया को इन्होंने विजिट किया था, हालांकि हिस्टोरिकली कंफर्म नहीं है ये वाला फैक्ट, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाँ इन्होंने विजिट किया था और इन्होंने इसी के टाइम पर विजिट किया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी और गवर्नेंस की बात करें सो ही रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसे गांधार हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया। एंड ही एडमिनिस्टर्ड थ्रू क्षत्रप। क्षत्रप कौन होते हैं? यही आपके क्षत्रपास बन जाते हैं, राइट। क्षत्रप लाइक जैसे ग्रीक्स हैं और कुछ शकाज हैं, ठीक है, इनके थ्रू ये एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने ही लोग यहाँ पर बिठा रखे हैं। वही बाद में इंडिपेंडेंस जो है असर्ट कर देते थे। एंड डिड नॉट कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, मोर लाइक लोकल चीफ्टैंस और स्मॉल डायनेस्टीज। कल्चरल इम्पैक्ट की इनकी बात करें सो मिनिमल लॉन्ग लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट है कंपेयर्ड टू ग्रीक्स और कुषाण। देखो ग्रीक आएंगे या कुषाण आएंगे, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इंडिया में। एंड कंटिन्यूड इंडो ग्रीक एंड शक ट्रेडिशंस इन क्वाइनेज और एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपना कुछ लाते भी नहीं हैं, दूसरों का ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका भी इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ईरानियन इन्फ्लुएंस है वो इंडियन आर्ट और कल्चर में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। ईरानियन और इंडियन आर्टिस्टिक मोटिव हमें देखने को मिलेंगे गांधार रीजन में। तो ये बात हो गई हमारे पार्थियंस की। इनके डिक्लाइन और डिफीट की बात करें तो हम देखते हैं कि कुषाण आ जाएंगे अभी। कुषाण यहाँ पर अगेन आपके यूजी ट्राइब्स का पार्ट है, जिन्होंने शक को भगाया था, याद आ रहा? यूजी ट्राइब ने शक को भगाया था, तब वो इधर आए थे, फिर आप ये खुद ही आ जाएंगे। यहाँ पर एक राजा आएगा कुजुला कैडफिसिस, राइट, कैडफिसिस। ये आपका फर्स्ट सेंचुरी सीई में आएगा और ये इनको हरा देगा। और किशोर जो हैं ये अब्जॉर्व कर लेंगे अपना पार्थियन टेरिटरीज को अपने आप में, और यहाँ पर डोमिनेंट पावर बन जाएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और पार्थियंस जो हैं वो लिंगर करेंगे सम एरियाज एज माइनर रूलर्स आफ्टर बिफोर फेडिंग आउट, मतलब कतई ख़त्म होने से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर बने रहेंगे, लेकिन लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुषाण की। कुषाण आपके फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के आसपास रहेंगे। इनके इन्वेजन और ओरिजिन की बात करें तो कुषाण फॉर द ब्रांच ऑफ द यूजी ट्राइब। यूजी ट्राइब जो कि सेंट्रल एशिया से आता है, राइट। आज के टाइम पर ये चाइना में है, ये वाला एरिया, राइट। ये ओरिजिनली एक नोमैडिक ट्राइब होती थी, जिसको यहाँ पर जिनजुंग ने, ये आपकी कौन थे, जांगनू, राइट। जांगनू जो है ये एक्चुअली डिस्प्लेस करती है, तो वो इनको डिस्प्लेस करती है, तो इन्होंने शक को डिस्प्लेस किया था। तो इस तरीके से ये सारी जो ट्राइब थी ना, ये लड़ा करती थी। अब वहाँ पर कुछ ट्राइब रह रही हैं, वहाँ पर दूसरी ट्राइब आ गई, तो वहाँ की ट्राइब जो है वो भाग जाती थी। मतलब अगर दूसरी वाली पावरफुल हुई तो वो लोग दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते थे, तो ऐसा सिस्टम चलता था। सो दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, अगेन आपका अफगानिस्तान पंजाब रीजन हो गया। फर्स्ट सेंचुरी सीई के आसपास दे रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक एंड इंडो स्काइथियन, जैसे के लिए आपके शक हो गए, पहलव हो गए, इन सबको ये यहाँ पर डिस्प्लेस कर देते हैं, हरा देते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। देखो यहाँ पर कुजुला कैडफिसिस जो है ये यहाँ पर 30 सीई के आसपास कुषाण रूल को इस्टेब्लिश करता है। ये यूजी जो ट्राइब होती है इसको यूनाइट करता है, और ये इंडो ग्रीक्स हो गए, शक रूलर्स हो गए, काबुल में, बैक्ट्रिया में और आपके गंधार में, इन सबको यहाँ पर डिफीट करता है। एंड इशूड कॉइन्स इन ग्रीक स्टाइल शोइंग ब्लेंड ऑफ कल्चर्स, और एक्सपैंड करता है। देखो ये जो कुषाण हैं वो एक्सपैंड करेंगे इंडिया में, स्पेशली अंडर लेट रूलर्स लाइक कनिष्क। कनिष्क बहुत ही फेमस एक रूलर हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो पहला तो आपका हो गया जो फाउंडर है कुजुला कैडफिसिस, राइट। ही इज़ द फाउंडर ऑफ कुषाण रूल इन इंडिया। और ये आपका एक टाइटल एज्यूम करता है, दैट इज़ द देवपुत्रा, मतलब सन ऑफ गॉड। एंड बिगेन इशूइंग बाइलिंगुअल कॉइन्स, जैसे ग्रीक और खरोष्ठी प्राकृत वाले बाइलिंगुअल कॉइन्स हैं, इनको इशू करता है। फिर यहाँ पर आता है विमा कैडफिसिस। वीमा कैटफिशेस जो होता है ये एक्सपेंड करता है एम्पायर को इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और ये बंदा था पहला जिसने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, राइट। कई बार हमारी हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले किसने इशू किए थे, राइट। तो हम कई बार कहते हैं कि कुषाण लोगों ने किए थे।
अब हो सकता है यूपीएससी का मूड हो यहाँ पर रूलर का नाम पूछ ले एग्जैक्टली तो रूलर यहाँ पर है विमा कैडफिसिस जो कि ये काम करेगा, राइट। सो इंडिकेट करता है इनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वेल्थ हुआ करती थी। ये लोग शाविज़म को प्रैक्टिस करते थे और आपके जो शिवा हैं, नंदी हैं, इनको दिखाते हुए जो कॉइन्स हैं इनको दर्शाते थे, राइट। फिर आते हैं कनिष्क द ग्रेट। अब कनिष्क द ग्रेट जो हैं 78 से 101 सीई के आसपास रूल करेंगे। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर एंड एम्पायर जो है वो स्प्रेड करेगा फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बिहार, मथुरा एंड पॉसिबली पाटलिपुत्र तक जाते हैं, राइट। ये आपका शक एरा स्टार्ट करते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि शक लोग शक एरा क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, तो यहाँ पर शक एरा जो है वो एक्चुअली कुषाण लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें भी मेनली आपके कौन हैं, ये आपके हैं कनिष्क, राइट। कनिष्क ये स्टार्ट करते हैं 78 सीई में, जो कि आज भी हमारा जो इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो यही यूज़ होता है, राइट। और ये अपनी कैपिटल बनाते हैं पुरुषपुर। मॉडर्न आज का जो पेशावर पेशावर है उसको एक्चुअली ये अपनी कैपिटल बनाते हैं पुरुषपुर नाम से। और ये पैट्रोनाइज करते हैं महायान बुद्धिज़्म को। और ये एक्चुअली जाने जाते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए, जो कि आपका कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, राइट। और ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि इनके हाथ लग गया है सिल्क रूट। सिल्क रूट जो आपका चाइना से होके निकलता है ना, ये इनके हाथ लग चुका है और ये प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। और ये इनके ही टाइम पर अश्वघोष होते हैं, वासुमित्र हैं और चरक हैं, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े यहाँ पर ज्ञाता थे, राइट। इन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, ये सारे स्कॉलर्स इन्हीं के कोर्ट में थे कहीं ना कहीं। फिर इनके टाइम पर हम देखते हैं आपका दो स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आते हैं। पहला है गांधारा आर्ट। गांधारा आर्ट आपका कह सकते हो कि ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल है। यहाँ पर हमें ब्लेंड ऑफ ग्रीक रियलिज्म एंड बुद्धिस्ट थीम्स मिलता है। ये देख सकते हो आप, ग्रे कलर का है, राइट। ये आपका ग्रे कलर है पहली बात तो, जो कि सिस्ट है, ग्रे स्टोन है, जो कि जिसको हम सिस्ट कहते हैं, राइट। ये सिस्ट है आपका। और दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हो बुद्धा को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है पहली बार एज अ ह्यूमन, राइट, एज अ ह्यूमन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर हेलेनिस्टिक फीचर्स, हमें हेलेनिस्टिक फीचर्स क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो बाल देख रहे हो थोड़ा सा कर्ली बनाए गए हैं, ड्रैपरी पहना रखी है, इनको पूरे कपड़े यहाँ पर पहना रखे हैं। इंडिया में आप कभी भी किसी भी देवी देवता को देखते हो तो वो पूरे कपड़े ऊपर नहीं पहनते हैं, है ना। और बाकी हैलो, राइट। और मेजर सेंटर्स इसके हमें मिलेंगे, तक्षशिला हो गया, पेशावर हो गया और मथुरा है। यहाँ पर हमें गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये हम देखते हैं कि इंडिजिनस इंडियन स्टाइल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इंडियन स्टाइल में देख रहे हो भगवान को, बुद्ध को, है ना। यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है और फोकस है यहाँ पर यक्ष और यक्षी फिगर्स पर। स्कल्पचर हमें बुद्ध के, जैन तीर्थंकराज के देखने को मिलते हैं। और रॉयल पैट्रॉन है, पोर्ट्रेट आपको कुषाण किंग हो गए जैसे कनिष्क हो गए, इनका भी हमें पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। और मथुरा एक आर्टिस्टिक और रिलीजियस सेंटर बन जाता है। और बाकी देखो यार, एक हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम क्लास करेंगे कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हम जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री की सारी चीज़ें हैं सारा कुछ कवर करेंगे, राइट। तो इसको हम फिर से करेंगे, डोंट वरी। फिर आपका रिलीजन और कल्चर की बात करें तो सपोर्ट करते हैं ये लोग महायान बुद्धिज़्म को, शैविज़्म को और जोरो एस्ट्रोनिज़म को, राइट, जोरो एस्ट्रोनिज़म। और ड्यू टू ईरानियन इन्फ्लुएंस। और बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड करता है सेंट्रल एशिया में, राइट। और आपका चाइना हो गया और बियॉन्ड ड्यूरिंग देयर रेन। इनकरेज करते हैं ट्रांसलेशन को, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनको चाइनीज़ में यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके टाइम की ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो कंट्रोल्ड पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, फैसिलिटेटेड ट्रेड बिटवीन रोम, इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया इन्होंने विद इमेजेस ऑफ ग्रीक, ईरानियन एंड इंडियन डेटीज़। और अर्बनाइजेशन और क्राफ्ट को प्रमोट करेंगे। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इनका डिक्लाइन कैसे होगा। यहाँ पर कनिष्क पहले वाले तो आए, वो तो कभी बड़े प्रोमिनेंट हुए, लेकिन कनिष्क टू आएंगे और आपके आएंगे वासुदेव वन, राइट। इन सब के नाम देख रहे हो, सारे बिल्कुल ऐसे ही नाम है, क्योंकि इनका खुद का कुछ खास कुछ कल्चर होता नहीं था। जब ये आते थे तो यहाँ पर बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, इन सबको प्रमोट करते थे और खुद भी इम्ब्रेस कर लेते थे। सो ये थर्ड, और इनका खुद का होता नहीं था इसलिए ये किसी पर थोपते भी नहीं थे, है ना।
सो यहाँ पर एम्पायर जो है वो स्प्लिट कर जाएगा वेस्टर्न कुषाण में, राइट। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं वो करेंगी, और फिर आपका ईस्टर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पर गुप्ता लोग जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा जो गुप्ता एरा है वो स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, है ना। इन्हीं के बाद गुप्ता एरा स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरनल फ्रैगमेंटेशन भी हो जाता है, और कुछ ससानीद जैसे पर्शियन इन्वेजन भी इनके ऊपर होते हैं। तो इन सब वजहों की वजह से इनका एम्पायर बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है। क्लियर। तो अब हमारा अगला चैप्टर एक्चुअली होने वाला है गुप्ता एम्पायर का। आई बिलीव यार ये लास्ट वाली स्लाइड ओपन हो रही है, अगर वहाँ पर दिख रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई लाइक टू जस्ट रिमाइंड यू कि ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। तो यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, राइट। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सीरीज़ अगर आपको बेनिफिशियल लगे। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।